हेलो स्टूडेंट्स। हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपको असाइनमेंट दिया था मेटल एक्सट्रैक्शन का, कि जो प्रॉब्लम आई है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम 37th क्वेश्चन देखते हैं। 37th, देखो, एक बात बताइए, कोई रिएक्शन होती क्यों है? किसी रिएक्शन के होने की वजह क्या होती है? उसकी वजह होती है रिएक्टेंट से ज्यादा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी। प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए कोई रिएक्शन होती है। जब हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम रोस्टिंग इसलिए करते हैं ताकि हम रोस्टिंग आई होप आप सबने पढ़ लिया होगा रोस्टिंग क्या होता है। रोस्टिंग इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे सल्फाइड हो रहे हैं, जैसे फेरस सल्फाइड है, इसको हम पहले ऑक्साइड में बदलेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, इससे ये फेरस ऑक्साइड और SO2 ये सल्फर यहां से बाहर निकल जाएगा। अच्छा, फेरस ऑक्साइड से फिर हम मेटल को अलग करते हैं कार्बन के साथ रिएक्शन करवा के, या कोई भी जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसके साथ रिएक्शन करवा के। ओके, तो हम सल्फाइड को ऑक्साइड में इसलिए बदलते हैं क्योंकि सल्फाइड ज्यादा स्टेबल होता है ऑक्साइड के मुकाबले। अगर ये स्टेबल है, सल्फाइड ऑक्साइड से ज्यादा स्टेबल है, तो सल्फाइड को किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना हमारे लिए डिफिकल्ट है। इसलिए हम चाहेंगे पहले ये एक अनस्टेबल स्पीसीज में बदल जाए, इससे अनस्टेबल, इसलिए हम सल्फाइड को पहले ऑक्साइड में बदलते हैं। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट सल्फाइड लें, जैसे FeS है, कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएं, और अगर हम ये सोचें कि Fe प्लस CS2 कार्बन डाइसल्फाइड बन जाएगा जैसे ऑक्साइड बनता है, तो हम गलत सोच रहे हैं, क्योंकि पहली बात ये स्टेबल है, दूसरी बात कार्बन डाइसल्फाइड बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। अगर ये ऑक्साइड होता तो इससे ऑक्साइड अगर होता, मतलब फेरस सल्फाइड की बजाय ऑक्साइड होता, तो Fe प्लस CO2 बनता। CO2 CS2 से कहीं ज्यादा स्टेबल है, मतलब इसके बनने के चांस ज्यादा है। ओके, तो अगर आप अब चारों ऑप्शन देखें, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है, देखें 37th की मैं बात कर रहा हूं, मेटल सल्फाइड्स आर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन CS2। ही इज एब्सोल्युटली राइट, वो एकदम सही कह रहा है कि ये ज्यादा स्टेबल है इसके मुकाबले, इसलिए अगर ये स्टेबल नहीं है तो ये नहीं बनेगा। दूसरी बात, CO2 इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन CS2। यस, CO2 ज्यादा स्टेबल होता है CS2 से, तो CO2 जल्दी बनेगा, तो हम चाहेंगे ऑक्साइड बन जाए, क्योंकि ऑक्साइड से फिर CO2 हमें मिल जाएगा या बन जाएगा। मेटल सल्फाइड्स आर लेस स्टेबल देन द कोरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड, ये गलत स्टेटमेंट है। Metal sulfide are not less stable, they are highly stable. That's why for us it is difficult to extract metal from sulfide, right, than oxide. CO2 is more volatile than CS2. ये बात सही कह रहा है, CO2 जल्दी गैस बन के उड़ जाता है, तो ये भी अच्छी बात है, वो वहां रहेगा नहीं, चला जाएगा। ओके, तो 37 का आंसर C है। 42nd में कहता है कि which one of the following metals is not obtained by electrolysis in their aqueous state। इनमें से कौन सी वो मेटल है जिसको aqueous state, जिसको इसके aqueous state से इलेक्ट्रोलिसिस से नहीं एक्सट्रैक्ट किया जा सकता। जैसे हमने ये देखा था कॉपर के इलेक्ट्रोलिसिस में कि कॉपर 2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव दोनों ही कैथोड के पास आए थे। कैथोड याद है ना, कैथोड के पास आए थे, तो कॉपर 2 पॉजिटिव कैथोड के पास आकर रिड्यूस हो गया था। रिड्यूस हो गया था मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से कॉपर 2 पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन ले लिए थे। ठीक है, H पॉजिटिव ने नहीं लिए, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव के रिड्यूस होने की, रिडक्शन है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है H पॉजिटिव के मुकाबले, इसलिए कॉपर पहले रिड्यूस हो गया H पॉजिटिव के मुकाबले। अगर हम यहां मैग्नीशियम लेते, Mg2 पॉजिटिव लेते, सपोज Mg2 पॉजिटिव, जैसे इसका आंसर मैग्नीशियम है, तो Mg2 पॉजिटिव अगर लेते तो कैथोड के पास Mg2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव दोनों आएंगे, तो इन दोनों में से किसी एक का रिडक्शन होगा। अब कॉपर के टाइम में तो कॉपर का नंबर आ गया था जब यहां कॉपर था, बट मैग्नीशियम और H पॉजिटिव में से मैग्नीशियम रिड्यूस नहीं होगा, पहले H पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, राइट, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, दैट्स व्हाई। जब वो मोर रिएक्टिव से मतलब होता है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, राइट, इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं,
तो आउट ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन एंड एच पॉजिटिव के रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। इससे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव से मैग्नीशियम हमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कैथोड पे एच पॉजिटिव चला गया, एच पॉजिटिव रिड्यूस हो गया मैग्नीशियम आयन की बजाय। ओके, तो 42 का आंसर मैग्नीशियम है। आगे चलते हैं। 48 देखिए, 48 है व्हाट इज थॉमस स्लैग। थॉमस स्लैग, ये थॉमस स्लैग ना एक प्रोसेस होता है, थॉमस गिलक्रिस्ट प्रोसेस, उसमें निकलता है ये थॉमस स्लैग। एक्चुअली ये होता है कैल्शियम फोस्फेट, कैल्शियम फोस्फेट। अब देखिए कैल्शियम फोस्फेट, फोस्फेट है उसका पे चार्ज है PO4 3 नेगेटिव। कैल्शियम पे जैसा कि आप जानते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए +2 होता है हमेशा, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको थ्राइस, इसको ट्वाइस। तो ये है थॉमस स्लैग। थॉमस स्लैग का यूज होता है फर्टिलाइजर में, जो क्योंकि ये बहुत अच्छा सोल्यूबल है, मिट्टी में बहुत जल्दी घुल जाता है, वाटर में घुल जाता है आयनिक नेचर होने की वजह से, तो एज ए फर्टिलाइजर हम इसको यूज करते हैं। तो थॉमस स्लैग का फॉर्मूला है कैल्शियम फोस्फेट 48। आगे देखते हैं 66 देखते हैं बच्चों। 66 में क्या था, बेसिक लाइनिंग इज गिवन टू ए फर्नेस बाय यूजिंग। देखिए ज्यादातर केस में हम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, बट कैल्शियम कार्बोनेट के साथ बहुत अच्छा बेसिक जो लाइनिंग की जाती है वो की जाती है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट डॉट मैग्नीशियम कार्बोनेट, इससे, क्योंकि एट वेरी हाई टेम्परेचर। सुनना, इसमें पूछता है कि 66 में जो ब्लास्ट फर्नेस है उसकी जो वॉल है, जो फर्नेस जो भट्टी रहती है उसकी वॉल पे क्या अटैच किया जाता है, क्या चिपकाया जाता है। तो आंसर है कैल्साइंड डोलोमाइट, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट। ओके, जैसा कि आप जानते हो एट 1025 और 1050 केल्विन के आसपास ये कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट जाता है। ये क्या है, ये किसका ऑक्साइड है, मेटल का, कैल्शियम मेटल है, तो ये बेसिक नेचर का होता है और इस के बेसिक नेचर की होने की वजह से ये SiO2 के साथ रिएक्शन कर जाता है, जो एज ए इंप्योरिटी वहां प्रेजेंट होती है मेटल ओर में, राइट। तो इसका आंसर है कैल्साइंड डोलोमाइट, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्योंकि ये वहां हाई टेम्परेचर पे बेस क्रिएट करते हैं, एसिड इंप्योरिटी होती है, तो गैंग प्लस फ्लक्स स्लैग बनकर वो बाहर निकल जाता है। निकल इज प्योरिफाइड बाय द, इसके लिए मैं 72nd क्वेश्चन के लिए मैं चाहूंगा कि एक बार आप वीडियो में मोड्स प्रोसेस देखें। आपको शायद याद होगा कि निकल CO4 को हीट करने पर CO उड़ जाता था, चला जाता था और प्योर निकल रह जाता था। तो CO का नाम कार्बन मोनोऑक्साइड है, वैसे इसे कार्बोनाइल भी कहते हैं, तो इसका नाम है निकल टेट्रा कार्बोनाइल। ओके, तो ये कहता है 72nd में 72वें में निकल इज प्योरिफाइड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ इट्स कार्बोनाइल। कार्बोनाइल के थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद हमें प्योर निकल मिलता है। बच्चों थर्ड में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेटेजिक मेटल। स्ट्रेटेजिक मेटल क्या होती है, जो किसी कंट्री की स्ट्रेटेजी डिसाइड करती है। मतलब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के स्ट्रेटेजिक रिलेशन कैसे हैं बाहर वाले कंट्री के साथ, मतलब बाहर वाली कंट्री के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमारे कंट्री में कौन सी मेटल या कौन से सब्सटेंस ज्यादा मिलते हैं। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अगर यूएस को सपोज हमारे यहाँ तेल बहुत ज्यादा मिलता, ऑयल अगर निकलता, जो निकलता नहीं है, तो हमारे रिलेशन उस कंट्री के साथ बहुत अच्छे होते जिसे तेल की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, तो स्ट्रेटेजिक मेटल उन्हें कहते हैं जिनके आधार पे किसी कंट्री की इंडस्ट्री चलती है, स्ट्रेटेजी तैयार होती है। ओके, इनमें मेनली टाइटेनियम, प्लैटिनम, जिरकोनियम से प्लेन वगैरह बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से क्रोमियम होना चाहिए, मैं श्योर नहीं हूं, बट इन टाइटेनियम, प्लैटिनम और जिरकोनियम तो स्ट्रेटेजिक मेटल होती है। ओके, आई थिंक क्रोमियम इसका आंसर है, बट मैं श्योर नहीं हूं। बी आंसर है शायद मेरे ख्याल से थर्ड का। फर्स्ट में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स विल हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर।
इनमें से किस बॉन्ड का डायरेक्शनल कैरेक्टर होगा। तो देखिए बच्चों, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं जो किसी दो आयंस के बीच बनते हैं। जैसे मेरे पास Na पॉजिटिव है, उसके साथ Cl नेगेटिव आ गया, तो Cl नेगेटिव किसी भी डायरेक्शन से आ जाए वो इसे अट्रैक्ट करेगा Na पॉजिटिव। तो आयनिक बॉन्ड की कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं होती। बट अगर मैं बात करूं कोवालेंट बॉन्ड की, कोवालेंट बॉन्ड बनते हैं ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होते हैं, वो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तब बॉन्ड बनते हैं। ओके, और हर ऑर्बिटल की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। मतलब जो कोवालेंट बॉन्ड बनते हैं वो किसी पर्टिकुलर सर्टेन डायरेक्शन में ही बनते हैं। तो कोवालेंट बॉन्ड्स की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। आयनिक बॉन्ड की या मेटेलिक बॉन्ड की, वो भी आयंस के बीच इंटरेक्शन है, मेटेलिक बॉन्ड भी, आयनिक बॉन्ड की या मेटेलिक बॉन्ड की कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं होती। नेक्स्ट है आपके पास, देखिए बच्चों, 41st क्वेश्चन करने से पहले आपको फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स के बारे में पता होना चाहिए। फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड, तो पहले आप इस सारे वर्ड का मतलब समझे। सबसे पहले आप समझे ऑक्सो एसिड किसे कहते हैं। ऑक्सो एसिड का मतलब होता है ऑक्सीजन, एसिड का मतलब H पॉजिटिव। एक ऐसा एसिड जो इसलिए एसिड है क्योंकि उसमें से जो H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है, जो H पॉजिटिव आ रहा है, वो ऑक्सीजन के साथ अटैच था। राइट, या कुछ किताबें ये भी लिखती है कि द एसिड इन विच OH ग्रुप इज देयर, दैट एसिड इज कॉल्ड ऑक्सो एसिड। ओके, हम कहेंगे कि एक ऐसा एसिड जिसमें H पॉजिटिव, जिससे H पॉजिटिव मिला और वो H पॉजिटिव ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था। मतलब ये H कभी OH था और उस OH से H पॉजिटिव बाहर आ गया। ओके, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सो एसिड है। राइट, ओके, HCl एक ऑक्सो एसिड नहीं है। HCl इज नॉट ए ऑक्सो एसिड, बट सल्फ्यूरिक एसिड इज ए ऑक्सो एसिड। ओके, चलिए, क्योंकि H पॉजिटिव यहां ऑक्सीजन से नहीं आ रहा, तो फॉस्फोरस के जो ऑक्सो एसिड होते हैं उनमें सबसे पहले हम कहेंगे हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये आप याद करें, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका फॉर्मूला होता है P डबल बॉन्ड O, ये 5 बॉन्ड बना सकता है फॉस्फोरस मैक्सिमम। ओके, आई एम सॉरी, H OH H, ये है H3PO4 या H3PO2, आई एम सॉरी, H3PO2, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो जरा इसका नाम देखिए, हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्यों पड़ा। हाइपो का मतलब होता है लो, फोस्फोरस, एक होगा फोस्फोरस और एक होगा फोस्फोरिक। एक वर्ड तब आएगा तब फोस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी। यहां पे फोस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ +1 है, +1 है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, P डबल बॉन्ड O, OH H OH। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से बढ़ गई इसकी। राइट, तो यहां हम हाइपो वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहां हम यूज करेंगे फोस्फोरस, फोस्फोरस एसिड। राइट, और अगर मैं एक और O लगा दूं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखना, यहां से बढ़ती जा रही है, तो इसका नाम हो जाएगा फोस्फोरिक एसिड। फोस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरस, हाइपो मतलब लो, अस का मतलब और भी लो, फिर थोड़ी सी हाई हुई तो फोस्फोरस, हाइपो हट गया, और फिर जब और हाई हुआ तो हमने अस भी हटाकर इक कर दिया, फोस्फोरिक। ओके, हाइपोफॉस्फोरस, फोस्फोरस, फोस्फोरिक। ओके, अब इसके आगे देखते हैं। अब इसमें पूछा है मेटाफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है। देखो, मेटाफॉस्फोरिक एसिड का जनरल फॉर्मूला होता है HPO3N, ये जनरल फॉर्मूला होता है। आप इसे साइक्लिक की फॉर्म में भी देखोगे, जैसे अगर यहां 3 लिखा है तो इसका स्ट्रक्चर ये रहता है, P डबल बॉन्ड O, P O, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, इसका नाम है, या HPO3 होल थ्राइस, इसका नाम है साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। राइट, और अगर यहां N लिखा है, N का मतलब अगर यहां बहुत सारे हैं तो ये इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, O, इसको ऐसे लिख देते हैं, OOH, OP, डबल बॉन्ड OOH, OP, ऐसे आगे तक चलता रहेगा ये। ओके,
ओके, इसका नाम होगा HPO3। अगर आप देखो यहाँ पे HPO3 ऐसे, इसका नाम होगा पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड का जनरल फॉर्मूला होता है HPO3 होल थ्राइस, HPO3 होल थ्राइस साइक्लिक, HPO3N, तो पोली आ गया तो पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। जनरल फॉर्मूला होता है HPO3 होल N। 63rd देखिए, कहता है ओर ड्रेसिंग ऑफ हेमाटाइट इज डन बाय, हेमाटाइट आयरन का ओर होता है और आयरन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, तो हम इसके लिए ड्रेसिंग का मतलब होता है कंसंट्रेट करना उसे, तो मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करेंगे। आपको शायद याद होगा कि यहां पे हम ओर रख देते हैं, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, तो जब ये इस ओर को आगे लेके आती है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से ये आगे चला जाता है और यहां आकर गिरता है, और जो इंप्योरिटी है वो यहीं गिर जाती है, इससे हमारा ओर प्योर हो जाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन इसका आंसर है। अगर मैं 105 क्वेश्चन की बात करूं तो कहता है इनमें से किसे वाटर के फोटोलिसिस में जरूरत पड़ती है। वाटर के फोटोलिसिस में मतलब वाटर पे फोटोन गिरता है तो वो ब्रेक हो जाता है वाटर, जो पेड़ों में ऐसा, प्लांट्स में ऐसा होता है। तो प्लांट्स में ये पॉसिबल होता है क्योंकि प्लांट्स में मैग्नीशियम प्रेजेंट है, राइट। मैग्नीशियम, जो हम ये ग्रीन पार्ट देखते हैं, प्लांट्स को ग्रीन देखते हैं, ये इसकी मेन वजह क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल बना होता है, या क्लोरोफिल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैग्नीशियम। तो मैं कह सकता हूं कि प्लांट्स के अंदर जो H2O का फोटोलिसिस होता है उसके लिए मैग्नीशियम रिस्पॉन्सिबल है, मैग्नीशियम, Mg नॉट Mn। जो 35th में पूछता है कि फोस्फोरस कितने ऑक्साइड बनाता है। फोस्फोरस मेनली 2 ऑक्साइड बनाता है, स्टेबल ऑक्साइड। अनस्टेबल तो उसके काफी मिल सकते हैं हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे, बट स्टेबल वो 2 ऑक्साइड बनाता है, P2O5 एंड P4O3। ओके, तो फोस्फोरस 2 ऑक्साइड बनाता है। 35th का आंसर 2 है।